हे एवरीवन, वेलकम टू द आईटेक वर्ल्ड ऑफ AKTU। सो आज लाए हैं इमेज प्रोसेसिंग आईपी का, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 057 यूनिट 4 का वन शॉट वीडियो इमेज सेगमेंटेशन। ठीक है, तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, एक एक करके सारा टॉपिक्स पढ़ते हुए हैं टू द सिलेबस जो हमारे AKTU के सिलेबस में मेंशन्ड है। पहले इमेज के बारे में जाने, फिर इमेज के इन्हेंसमेंट के बारे में जाने। अब हम लोग जानने वाले हैं इमेज सेगमेंटेशन के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे सिलेबस की, तो हमारे पास आ जाएगा टू द सिलेबस जो कि हमारे AKTU के सर्कुलर पे या सिलेबस पे मेंशन्ड है। एज डिटेक्शन क्या होता है, एज लिंकिंग बाय हाउ ट्रांसफॉर्म, और थ्रेशोल्डिंग, रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन, रीजन ग्रोइंग, रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग, और मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, इरोजन एंड डायलेशन, और फिर सेगमेंटेशन बाय मॉर्फोलॉजिकल वाटरशेड्स, और फिर डैम कंस्ट्रक्शन एंड वाटरशेड सेगमेंटेशन एल्गोरिदम देखेंगे। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है आज के हम लोग टॉपिक का। अगर हम बात करें तो इमेज सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक इमेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे हर पार्ट में एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, यानी हम इमेज के ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करते हैं ताकि प्रोसेसिंग आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर हम एक फ्लो चार्ट में देखते हैं, ठीक है, तो हमें थ्रेशोल्ड मेथड, रीजन बेस्ड मेथड, एज बेस्ड मेथड, वाटर शेड बेस्ड मेथड और क्लस्टरिंग बेस्ड मेथड। ठीक है, तो इसमें अगर हम थ्रेशोल्ड मेथड की बात करें तो इसमें हम पिक्सल वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं एक थ्रेशोल्ड के अगेंस्ट। जो पिक्सल थ्रेशोल्ड से कम होते हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, और जो ज़्यादा होते हैं उनको दूसरे ग्रुप में। ठीक है, अब ये जो ऑटसूज थ्रेशोल्ड है ये ऑटोमेटिकली बेस्ट थ्रेशोल्ड सिलेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो मेन शिफ्ट क्या है, ये क्लस्टर बनाते हैं जहाँ इंटेंसिटी वैल्यू सिमिलर होती है। ठीक है, ये जो ऊपर के दिए हुए टॉपिक्स हैं इसको हम लोग डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करें। एक बार ओवरव्यू लेते चलते हैं। अब ये रीजन बेस्ड मेथड क्या है कि यहाँ पे इमेज के रीजन्स को ग्रो करते हैं जहाँ पिक्सल वैल्यूज़ एक जैसी होती है। ठीक है, अब ये जो रीजन ग्रोइंग दिख रही है पिक्सल को ग्रुप करता है बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। ये रीजन ग्रोइंग जो होता है पिक्सल को ग्रुप करता है बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। और फिर रीजन और स्प्लिट एंड मर्ज मेथड क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। इमेज को पहले स्प्लिट करता है और फिर सिमिलर रीजन्स को मर्ज करता है। और फिर एज बेस्ड मेथड क्या करता है, ये एजेस पे फोकस करता है जहाँ इमेज में सडन चेंजेस होते हैं जैसे ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, और ये फिर कैनी, कैनी क्या है, एक पॉपुलर एज डिटेक्शन एल्गोरिदम है कैनी जो है। और फिर इसके बाद ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट और लाप्लासियन। ठीक है, ये मैथमेटिकल टेक्निक है जिससे एजेस को डिटेक्ट करते हैं। और फिर क्या, वाटर शेड बेस्ड मेथड, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में ये आता ही आता है। ठीक है, तो इस टेक्निक को रिवर फ्लडिंग एनालॉजी से समझ सकते हैं। पिक्सल को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो माउंटेन्स और वैलीज हो, और वाटर शेड लाइन्स बनाते हैं जो डिफरेंट रीजन्स को अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब ये वाटर शेड क्या है इसको हम लोग और डिटेल में अभी लास्ट, ये सबसे लास्ट टॉपिक होगा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वाटरशेड क्या, बेसिक वर्जन है इस मेथड का वाटरशेड जो है। और फिर मार्कर कंट्रोल्ड वाटरशेड क्या है कि स्पेसिफिक पॉइंट्स या मार्कर से फ्लडिंग स्टार्ट होती है। और इसके बाद ये टॉपिक तो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, और ठीक है, लेकिन हम लोग ये जितने फ्लो चार्ट डिस्कस किए हुए हैं ये आपके कीवर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक ओवरव्यू ले लिया हम लोग चैप्टर का, अब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप इमेज सेगमेंटेशन देख रहे होंगे कि पहले हमारे पास इमेज ऐसी थी और आफ्टर अप्लाइंग सेगमेंटेशन की हमारे पास इमेज कैसी हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे एज डिटेक्शन की। ठीक है, तो एज डिटेक्शन क्या है कि एक बेसिक टूल है, ठीक है, जो इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विज़न में यूज़ होता है। इसका मेन पर्पस होता है डिजिटल इमेज में उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना जहां ब्राइटनेस में तेज़ी से चेंज या डिसकंटिन्यूटी होती है। ये शार्प चेंजेस यानी एजेस कहलाते हैं, जो इमेज में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या रीजन्स के बीच बाउंड्रीज को दिखाते हैं। ठीक है, एज डिटेक्शन का यूज़ इमेज सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन और सीन अंडरस्टैंडिंग जैसी टास्क के लिए होता है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, आप आँख बंद कर लीजिए। तो सोचिए आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक कार और एक बिल्डिंग दिख रही है। ठीक है, कार और बिल्डिंग के बीच जो लाइन या बाउंड्री है उसको एज कहा जाता है। ठीक है, एज डिटेक्शन टेक्निक इस लाइन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है ताकि कंप्यूटर समझ सके कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। ठीक है, देखिए अगर आप मेरे वीडियोस या मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको पेन और कॉपी लिखने बैठ के रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम हर एक चीज़ों को थ्योरेटिकली
और अच्छे से समझाते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे लेक्चर अच्छे से सुन भी लेते हैं तो आपके लिए यूज़फुल है, आपको पेन और नोटबुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ एज डिटेक्शन, ठीक है, तो एज डिटेक्शन के कई एल्गोरिदम्स हैं जो अलग अलग एडवांटेज देते हैं। एक्यूरेसी और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में कुछ कॉमन मेथड्स हैं, जैसे सोबेल ऑपरेटर्स। इसमें इमेज इंटेंसिटी का ग्रेडियंट कंप्यूट किया जाता है हर पिक्सल पर। ये आइडेंटिफाई करता है कि इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी का सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सोबेल ऑपरेटर 3x3 कर्नल्स का यूज़ करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अलग अलग, ठीक है। अब फिर बात करते हैं कैनी एज डिटेक्शन क्या है। ये एक एडवांस एल्गोरिदम है जो नॉइस और फॉल्स एजेस को रिड्यूस करके बेटर रिजल्ट देता है। स्टेप्स इंक्लूड गॉसियन फिल्टरिंग, जैसे नॉइस रिडक्शन, ये हम लोग ऊपर पढ़े हुए हैं, ऊपर के चैप्टर्स में, मतलब जो और इसके पहले के वीडियोस में डिस्कस किए थे। और ग्रेडियंट कंप्यूटेशन यानी नॉन मैक्सिमम सप्रेशन और हिस्टीरियस थ्रेशोल्डिंग, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रीबिट ऑपरेटर। सोबेल के जैसा होता है बट इसमें कर्नल सिंपलर होता है। नॉइज़ के लिए ये सोबेल से कम सेंसिटिव होता है और तब यूज़ होता है जब नॉइज़ रिडक्शन की इतनी ज़रूरत ना हो, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे सोबेल ऑपरेटर के एग्जाम्पल की। तो सोबेल ऑपरेटर दो कर्नल का यूज़ करता है, एक हॉरिजेंटल एजेस डिटेक्ट करने के लिए और एक वर्टिकल एजेस डिटेक्ट करने के लिए। ये कर्नल्स होती हैं, ठीक है, ये जो देख रहे हैं जी ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चेंजेस डिटेक्ट करता है और जी वाई जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हर पिक्सल पर ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड कंप्यूट किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप जी ऑफ जी की पावर मतलब जी स्क्वायर ऑफ एक्स और जी स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है। तो और डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है, जैसे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ जी वाई ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो सोबेल कुछ स्टेप्स हैं सोबेल एज डिटेक्शन में। पहला क्या, कन्वर्ट इमेज टू ग्रे स्केल। कलर इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करो, क्योंकि एज डिटेक्शन सिंगल चैनल इंटेंसिटी वैल्यूज़ पर काम करता है। और फिर क्या, अप्लाई सोबेल कर्नल्स। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आप इसको ऐसे पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपके लिए वेलबिंग है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अप्लाई सोबेल कर्नल्स। ग्रे स्केल इमेजेस को सोबेल कर्नल्स के साथ कन्वॉल्व करो, यानी जी एक्स और जी वाई ग्रेडियंट्स निकालने के लिए। और फिर क्या, कंप्यूट ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर्मूलाज का यूज़ करके हर पिक्सल पर ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करो। फिर इसके बाद थ्रेशोल्डिंग। थ्रेशोल्डिंग क्या है, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड पर थ्रेशोल्ड लगाओ ताकि सिर्फ सिग्निफिकेंट एजेस बचें और वीक एजेस यानी जो नॉइज़ की वजह से हो सकते हैं वो डिस्कार्ड हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे होंगे, ओरिजिनल इमेज हमारे पास ये थी, फिर इसके पास एज मैग्नीट्यूड ऐसी होती है और फिर वेक्टर फॉर्मेट ऐसा होता है और फिर एज डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ये एरे के फॉर्मेट में कह सकते हैं या फिर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एज लिंकिंग वाया हाउ ट्रांसफॉर्म। हो ट्रांसफॉर्म एक पावरफुल टेक्निक है जो एजेस को डिटेक्ट करके उन्हें लाइंस, सर्कल्स या इलिप्स जैसे पैरामीट्रिक शेप्स में कन्वर्ट करता है। ये नॉइस, ऑक्लूजन या इनकम्प्लीट एजेस के प्रेजेंस में भी शेप को डिटेक्ट कर सकता है। चलिए आँख बंद कर लीजिए, आपको एक एग्जांपल में ले जाते हैं। अगर आप एक रोड की इमेज देख रहे हो जिसमें रोड की बाउंड्री क्लियर नहीं है, ठीक है, या कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं, तो हो ट्रांसफॉर्म उन इनकम्प्लीट लाइन्स को कनेक्ट करके पूरा रोड डिटेक्ट कर सकता है। तो हु ट्रांसफॉर्म के कुछ स्टेप्स होते हैं लाइन डिटेक्शन के, ठीक है, उनको हम बात करते हैं। तो एज डिटेक्शन, पहले एज डिटेक्शन होता है, ठीक है, जैसे पहले एज डिटेक्शन होता है कि एज डिटेक्शन एल्गोरिदम जैसे सोबेल या कैनी ठीक है, का यूज़ करके एज पिक्सल आइडेंटिफाई करना होता है। फिर क्या, ट्रांसफॉर्म टू हु स्पेस। हर एजेस यानी हर पिक्सल के लिए एक्स वाई के लिए रो और थीटा वैल्यूज़ कैलकुलेट करना होता है और हु पैरामीटर स्पेस में कर्व्स प्लॉट करना पड़ता है। फिर क्या, एक्यूमुलेटर एरे। एक एक्यूमुलेटर एरे मेंटेन करना पड़ता है जिसमें हर सेल एक पर्टिकुलर रो और थीटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी कोई कर्व किसी सेल से गुजरता है उस सेल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। फिर क्या, आइडेंटिफाई पीक्स इन द एक्यूमुलेटर एरे। जितने भी पॉइंट्स हु स्पेस में ट्रांसफॉर्म हुए हैं उनके पीक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये पीक्स पोटेंशियल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर क्या, लाइन ड्राइंग। डिटेक्टेड लाइंस को वापस ओरिजिनल इमेज स्पेस में मैप करके ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे रोबस्ट टू नॉइस।
हु ट्रांसफॉर्म एजेस डिटेक्ट कर सकता है इवन अगर इमेज में नॉइस हो या एजेस इनकम्प्लीट हो। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आप एक इमेज ले रहे हो, ठीक है, जिसमें रोड की लाइंस क्लियर नहीं है, जैसे थोड़ी ब्लर हो या इनकम्प्लीट हो, हु ट्रांसफॉर्म उस रोड की लाइंस को एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि बात करें हाई कॉम्पिटेशनल कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स शेप्स जैसे सर्कल या इलिप्स डिटेक्ट करने में हु ट्रांसफॉर्म कॉम्पिटेशनली एक्सपेंसिव होता है, यानी प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। एग्जांपल की बात करें, अगर आप एक हैवी ट्रैफिक की इमेज प्रोसेस कर रहे हो और आपको मल्टीपल कार्स की आउटलाइन डिटेक्ट करनी है, तो हु ट्रांसफॉर्म स्लो हो सकता है। और फिर क्या हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो अगर रोड लाइन डिटेक्शन में यूज़ होता है, ऑटोनॉमस ड्राइविंग में स्ट्रेट लाइन डिटेक्ट करने के लिए हुड ट्रांसफॉर्म का यूज़ होता है, जो रोड के लेंस को आइडेंटिफाई करता है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स रोड्स के लेंस डिटेक्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं ताकि कार सही डायरेक्शन में मूव करे। और फिर मेडिकल में यूज़ होता है, और फिर ऑब्जेक्ट रिकग्नाइजेशन में। अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्डिंग की। ठीक है, तो थ्रेशोल्डिंग जो होता है कि एक बेसिक इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक है, ठीक है, जिसमें ग्रे स्केल इमेज को बाइनरी इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में पिक्सल वैल्यूज़ को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, जैसे फोरग्राउंड जो ऑब्जेक्ट होता है और बैकग्राउंड। ठीक है, और फिर बात करेंगे इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की, तो कैसे काम करता है। थ्रेशोल्डिंग में हर पिक्सल के इंटेंसिटी वैल्यू को एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर पिक्सल वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा या इक्वल हो तो उस पिक्सल को फोरग्राउंड यानी जनरली वाइट वैल्यू 255 असाइन किया जाता है। अगर पिक्सल वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम हो, ठीक है, अगर पिक्सल वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम हो तो उसको जनरली ब्लैक वैल्यू यानी जीरो असाइन कर दिया जाता है। इस तरह से इमेज बाइनरी फॉर्म में आती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स बैकग्राउंड से अलग दिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लिखा गया कि आई ऑफ एक्स ऑफ वाई, जहाँ पर 255 अगर हमारा टिपिकली वाइट और 255, इट इज़ असाइन अ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द फोरग्राउंड। ठीक है, अगर पिक्सल वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड है, ठीक है, तो हम उसको 255 एज्यूम करेंगे हैज़ अ वाइट। और फिर अगर हमारा वैल्यू बैकग्राउंड कब होगा, जब हमारे पास सिर्फ स्मॉलर देन थ्रेशोल्ड होगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जहाँ पर देखा जाए तो वाई ऑफ एक्स और वाई ये क्या है, मान लो का पिक्सल की इंटेंसिटी है, और टी क्या है, थ्रेशोल्ड की वैल्यू है। ठीक है, तो कुछ टाइप्स ऑफ थ्रेशोल्डिंग होती है जैसे ग्लोबल, एडॉप्टिव। ठीक है, अब बात करेंगे ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग की। एक सिंगल थ्रेशोल्ड वैल्यू टी पूरी इमेज के लिए चूज़ की जाती है। ये मेथड तब अच्छा काम करता है जब इमेज में यूनिफॉर्म लाइटनिंग हो और ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच क्लियर कंट्रास्ट हो। लेकिन जब इमेज की लाइटनिंग अनइवन हो तो ये मेथड फेल हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक यूनिफॉर्मली लिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में थ्रेशोल्डिंग ईजली टेक्स्ट यानी फोरग्राउंड और पेपर बैकग्राउंड को सेपरेट कर सकता है। ठीक है, और फिर एडॉप्टिव थ्रेशोल्डिंग क्या होता है कि इस टेक्निक में इमेज के डिफरेंट रीजन्स के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ अप्लाई की जाती हैं बेस्ड ऑन लोकल पिक्सल। ठीक है, बेस्ड ऑन लोकल पिक्सल इंटेंसिटीज। जब इमेज में लाइटनिंग वेरिंग हो या डिफरेंट पार्ट्स के लिए अलग थ्रेशोल्ड की ज़रूरत हो, तब ये मेथड यूज़फुल होता है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, मीन और गॉसियन। मेन थ्रेशोल्डिंग क्या होता है, हर पिक्सल के लिए थ्रेशोल्ड उसके लोकल नेबरहुड के पिक्सल इंटेंसिटीज़ का मीन होता है। और फिर गॉसियन थ्रेशोल्डिंग क्या करता है कि थ्रेशोल्ड लोकल इंटेंसिटीज़ के वेटेड सम पर बेस्ड होता है, जिसमें सेंटर के पिक्सल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक इमेज है हमारे पास, मान लीजिए, ठीक है, एक इमेज में पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू है 0 से 255 के बीच। ठीक है, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करते हैं तो कैसे काम करेगा। अब थ्रेशोल्डिंग से पहले कैसा था हमारे पास इमेज, देख रहे हैं आप, एक 3x3 रीजन में इंटेंसिटीज़ वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास इंटेंसिटीज़ वैल्यू हैं। अब आफ्टर, ठीक है, जिसमें 128, ठीक है, 128 से ज़्यादा, ठीक है, 128 से ज़्यादा वैल्यूज़ 255 हो जाती हैं वाइट, और कम वैल्यूज़ 0 हो जाती हैं यानी ब्लैक। इस तरह ब्राइटर रीजन ऑब्जेक्ट्स डार्कर बैकग्राउंड से अलग हो जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो 128 से मतलब कि ज़्यादा वैल्यूज़ हैं वो 255 हो जाएंगी, और जो 128 से कम वैल्यू हैं वो सीधा जीरोज़ हो जाएंगी। तो इसमें हम लोग कैसे थ्रेशोल्डिंग अप्लाई किए, सीधा दिख रहा है।
ऐसा आप एग्जाम्पल करके एग्ज़ाम में शो करेंगे, ठीक है। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो आप डरेंगे नहीं। फिर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो अब इसके यूज़ केस क्या है। पहला क्या, डॉक्यूमेंट इमेज बाइनराइजेशन। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करने के लिए थ्रेशोल्डिंग यूज़ किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट यानी फोरग्राउंड को पेपर यानी बैकग्राउंड से सेपरेट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्कैनर से एक बुक के पेजेस को डिजिटाइज करना और टेक्स्ट को अलग करना। अब फिर मेडिकल इमेजिंग में, फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो पहले क्या, ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग सेंसिटिविटी। ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग जो होते हैं वो लाइटनिंग कंडीशन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और अनइवन इल्यूमिनेशन वाली इमेजेस में अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या, नॉइस सस्पेक्टिबिलिटी। नॉइस सस्पेक्टिबिलिटी, ये देख रहे हैं आप कैसे हमारे पास इमेज था, ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है। फिर इससे जब हम लोग थ्रेशोल्ड अप्लाई करते गए तो लास्ट में हमारा इमेज कैसा हो गया, ठीक है। और ये ग्राफ है, आप नंबर ऑफ पिक्सल्स और इमेज इंटेंसिटी, ये ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो आपकी कॉपी और इन्फॉर्मेटिव लगेगी। ये हमारा बैकग्राउंड है और ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हम लोग के पास थ्रेशोल्ड है बीच में, ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन की। एक ऐसी इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक जिसमें इमेज को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन पिक्सल प्रॉपर्टीज़, जैसे इंटेंसिटी, कलर या टेक्सचर। इसका मेन गोल ये होता है कि पिक्सल को ग्रुप करना जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, ताकि अलग ऑब्जेक्ट्स या एरियाज़ को इमेज में प्रॉपरली सेपरेट किया जा सके। इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, जैसे कैसे काम करते हैं। तो रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन का बेसिक आइडिया यह है कि एक ही रीजन के नेबरिंग पिक्सल के प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, जबकि डिफरेंट रीजन्स के पिक्सल के प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होती हैं। ये प्रॉपर्टीज पिक्सल इंटेंसिटी, कलर या टेक्सचर पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो होते हैं वो एज बेस्ड टेक्निक से डिफरेंट होते हैं। ये मेथड जो होते हैं वो एज बेस्ड टेक्निक से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये पिक्सल वैल्यू की होमोजेनिटी पे फोकस करता है, ना कि शार्प बाउंड्रीज को डिटेक्ट करता है। तो हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे दो कॉमन अप्रोच हैं रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन के। पहला क्या, रीजन ग्रोइंग, और फिर रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। अब रीजन ग्रोइंग, ये मेथड कुछ इनिशियल पिक्सल यानी सीड पॉइंट से स्टार्ट करता है और रीजन को एक्सपेंड करता है जब तक नेबरिंग पिक्सल स्पेसिफिक सिमिलरिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। फिर क्या, रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। इस मेथड में पहले पूरी इमेज को एक सिंगल रीजन माना जाता है, फिर इसको छोटे रीजन्स में स्प्लिट किया जाता है। अगर एडजेसेंट रीजन सिमिलर मिलते हैं तो उनको वापस मर्ज कर दिया जाता है। अब हमारे पास रीजन ग्रोइंग क्या होता है, रीजन ग्रोइंग, इसकी वर्किंग। तो रीजन ग्रोइंग एक सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है इमेज सेगमेंटेशन के लिए। यह एक या ज़्यादा सीड पॉइंट से शुरू होता है और रीजन एक्सपेंड होता है जब नेबरिंग पिक्सल सिमिलर इंटेंसिटी या प्रॉपर्टीज़ वाले होते हैं। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या, सिलेक्ट सीड पॉइंट्स। सीड पॉइंट्स को चूज़ किया जाता है या तो यूज़र इनपुट के थ्रू या किसी प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के बेसिस पर, जैसे ब्राइटेस्ट पिक्सल चूज़ करना। फिर क्या, ग्रो द रीजन। सीड पॉइंट्स के नेबरिंग पिक्सल को चेक किया जाता है, अगर पिक्सल इंटेंसिटी या कोई और प्रॉपर्टी सिमिलर हो तो उसको रीजन में ऐड कर दिया जाता है। और फिर क्या, रिपीट। यह प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक नए पिक्सल ऐड होते जाते हैं जो सिमिलरिटी कंडीशन को मीट करते हैं। फिर क्या, कंडीशन स्टॉप। जब और कोई नेबरिंग पिक्सल सिमिलरिटी कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो रीजन ग्रोइंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं। पहला क्या, पिक्सल इंटेंसिटी डिफरेंस, टेक्सचर और फिर कलर। नेबरिंग पिक्सल को तब ऐड किया जाता है जब उनका इंटेंसिटी डिफरेंस सीड पॉइंट का इंटेंसिटी के एक सर्टेन रेंज में हो। और फिर क्या, टेक्सचर। टेक्सचर सिमिलरिटी के बेसिस पर भी रीजन ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। पिक्सल इंटेंसिटी डिफरेंस, जैसा कि हम लोग समझ लिए कि नेबरिंग पिक्सल्स को तब ऐड किया जाता है जब उनका इंटेंसिटी डिफरेंस सीड पॉइंट के इंटेंसिटी के एक सर्टेन रेंज में हो। और फिर क्या, टेक्सचर की बात करते हैं तो टेक्सचर सिमिलरिटी के बेसिस पर भी रीजन ग्रो किया जा सकता है। तो यहाँ टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर सिमिलरिटी के बेसिस पर भी रीजन ग्रो किया जा सकता है। और कलर की बात करें तो कलर इमेजेस में पिक्सल को RGB या किसी और कलर स्पेसिस वैल्यूज़ को सिमिलरिटी के बेसिस पर ऐड किया जाता है। एग्जांपल्स ऑफ रीजन ग्रोइंग की बात करें तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए, एक मेडिकल स्कैन जैसे MRI कंसीडर करते हैं जिसमें अलग टिश्यूज़ के इंटेंसिटी रेंजेस डिफरेंट होते हैं।
रीजन ग्रोइंग का यूज टिश्यूज जैसे ब्रेन, लीवर या हार्ट को सेगमेंट करने के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट होता है सीड पॉइंट सिलेक्ट करके जो अलग टिश्यूज टाइप्स के एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर बात करेंगे एल्गोरिदम इन सीड्स पॉइंट्स के आसपास के पिक्सल को इंक्लूड करता है जो सीड पिक्सल के सिमिलर इंटेंसिटी वैल्यूज रखते हैं, जो इंडिकेट करता है कि वो सेम टिश्यू टाइप के हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक इनिशियल इमेज है, ठीक है, इसका मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन हमारे पास ये है 85, 86, ठीक है। अगर सीड पॉइंट 22 विथ इंटेंसिटी 90 है तो रीजन उन पिक्सल को इंक्लूड करेगा जिनका इंटेंसिटी 90 के आसपास होगा, ठीक है, 90 के आसपास होगा। तो 90 के आसपास होगा, जैसे 85 है, 86, 88, ठीक है। लेकिन 150 और 151 की बात करें तो ये हायर वैल्यूज़ को इग्नोर करेगा और इसका सेगमेंटेशन रीजन हम लोग के पास ऐसा बन जाएगा, जहाँ पर जो 1 है वो रीजन के पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है और 0 होता है वो एक्सक्लूडेड पिक्सल्स है, ठीक है। अब यहाँ एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल एंड इनिशिएटिव की बात करेंगे, ठीक है। एल्गोरिदम सिंपल है और समझने में आसान है, ठीक है। और फिर इफेक्टिव इन होमोजीनियस रीजन, जब ऑब्जेक्ट्स और बैकग्राउंड के बीच क्लियर डिफरेंस हो तो ये मेथड काफ़ी इफेक्टिव होता है। और फिर क्या, गुड फॉर स्मूथ बाउंड्रीज, स्मूथ बाउंड्रीज प्रोड्यूस करता है जो मेडिकल इमेजेस सेगमेंटेशन के लिए यूजफुल होता है। और फिर कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे सेंसिटिविटी टू सीड पॉइंट्स, ठीक है, नॉइज सेंसिटिविटी और कंप्यूटेशनल कॉस्ट, ठीक है। एल्गोरिदम का आउटकम सीड पॉइंट के चॉइस पर डिपेंड करता है। और फिर नॉइज सेंसिटिविटी, इफ़ द इमेज इज नॉइसी, ठीक है, अगर इमेज नॉइसी है तो इररिलेवेंट पिक्सल्स को भी रीजन में इंक्लूड कर सकता है जो सेगमेंटेशन का इनएक्यूरेट बना सकते हैं। और फिर यह कंप्यूटेशनल कॉस्ट, एल्गोरिदम को काफ़ी नेबरिंग पिक्सल चेक करने होते हैं जो लार्ज इमेजेस के लिए कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस इमेज को समझते हैं, ठीक है। ये जो इमेज है एक रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन को प्रोसेस दिखाता है। इस मेथड में हम इमेज को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज इन पिक्सल। इस टेक्निक का बेसिक आइडिया ये होता है कि हम एक सीड पॉइंट चूज करते हैं और फिर उसके नेबरिंग पिक्सल को चेक करते हैं। अगर नेबरिंग पिक्सल सिमिलर हैं कलर या इंटेंसिटी में तो उन्हें एक रीजन में डाल देते हैं, ठीक है। तो इमेजेस में कुछ पॉइंट को जो समझना ज़रूरी है। तो इस इमेज में अगर हम लोग देखें तो अगर नेबरिंग पिक्सल सिमिलर है यानी कलर या इंटेंसिटी में तो उन्हें एक रीजन में डाल देते हैं। तो इमेज में कुछ की पॉइंट्स हैं जो समझना ज़रूरी है। पहला क्या, इनिशियल सीड पॉइंट्स, ठीक है। की पॉइंट्स समझना बहुत ज़रूरी है और एग्जाम में डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कॉपी डायग्राम से भरी हुई है तो आपकी कॉपी इंफॉर्मेटिव दिखेगी। अब पहले बात करेंगे इनिशियल सीड पॉइंट, यहाँ से सेगमेंटेशन स्टार्ट होती है। एक पिक्सल को सीड पॉइंट के तौर पे चूज करते हैं जहाँ से हम देखते हैं कि बाकी पिक्सल सिमिलर हैं या नहीं। और फिर हम लोग बात करेंगे नेबरिंग पिक्सल, ठीक है। नेबरिंग पिक्सल ये सीड पॉइंट के आसपास के पिक्सल होते हैं, उन्हें चेक करते हैं कि क्या उनकी इंटेंसिटी सीड पॉइंट से सिमिलर है या नहीं। और फिर हम लोग बात करेंगे करेंट सीड पॉइंट क्या होता है। करेंट सीड पॉइंट, जब हमने एक पिक्सल को सेगमेंटेड रीजन में ऐड कर दिया तो फिर ये करेंट सीड पॉइंट बन जाता है। अब हम इसके आसपास के नेबरिंग पिक्सल को चेक करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पिक्सल इन सेगमेंटेड रीजन, तो ये वो पिक्सल्स हैं जो सेगमेंटेशन प्रोसेस के बाद एक ग्रुप या रीजन में आ जाते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू सिमिलर होती है। तो इस तरीके से इमेजेस के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें रीजन्स में ग्रुप करते हैं बेस्ड ऑन पिक्सल सिमिलरिटी। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक सारे सिमिलर पिक्सल एक रीजन में आ जाते हैं। तो समझने के लिए हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि तुम एक रंग बिरंगी पिक्चर देख रहे हो जिसमें एक ब्लू स्काई है और नीचे ग्रीन ग्रास। रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन यूज़ करके हम ब्लू स्काई के पिक्सल्स को एक रीजन में डालेंगे और ग्रीन ग्रास को पिक्सल को दूसरे रीजन में, क्योंकि उनके कलर्स अलग अलग हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। तो रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग एक इमेज सेगमेंटेशन टेक्निक है जो पहले पूरी इमेज को एक सिंगल रीजन मानकर शुरू करती है और फिर रिकर्सिवली उस रीजन को छोटे सब रीजन्स में डिवाइड करती है। जब स्प्लिटिंग हो जाती है तो एडजेसेंट रीजन को मर्ज किया जाता है अगर उनका प्री डिफाइंड क्राइटेरिया जैसे पिक्सल इंटेंसिटी सिमिलर हो। इस मेथड को गोल होमोजीनियस एक जैसे रीजन्स को
पाना है। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, काम कैसे करता है। ठीक है, तो इस टेक्निक का मेन आइडिया ये है कि इमेजेस को पहले छोटे रीजन्स में स्प्लिट करना। ठीक है, स्प्लिट करो जहां पिक्सल यूनिफॉर्म नहीं होते, और एडजेसेंट रीजन जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको वापस मर्ज करो। ये अप्रोच सिर्फ स्प्लिटिंग या रीजन ग्रोइंग से ज़्यादा एक्यूरेट सेगमेंटेशन अचीव करने में मदद करता है। ठीक है, तो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर कोई रीजन होमोजीनियस नहीं है तो उसको छोटे सब रीजन्स में स्प्लिट करना पड़ता है। अगर एडजेसेंट सब रीजन्स होमोजीनियस है तो उनको मर्ज करना पड़ता है। हमारे पास कुछ टिप्स हैं, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग, इसके स्टेप्स है क्या, इनिशियलाइज द रीजन, पूरी इमेज को एक रीजन के रूप में ट्रीट करो। और फिर स्प्लिटिंग की क्या करेंगे, रीजन को रिकर्सिवली 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करो। प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होती है जब तक हर सब रीजन होमोजीनियस नहीं हो जाता। ठीक है, पिक्सल इंटेंसिटी या टेक्सचर के सिमिलरिटी क्राइटेरियन के बेसिस पर, ठीक है, ऐसा हम लोग करेंगे। और फिर मर्जिंग की बात करेंगे, तो एडजेसेंट रीजन को चेक करना पड़ता है, अगर उनमें सिमिलरिटी कंडीशन मीट होती है तो उनको मर्ज करके एक बड़ा होमोजीनियस रीजन बनाते हैं। और फिर यह कंडीशन स्टॉप, जब कोई और रीजन स्प्लिट या मर्ज नहीं हो सकता तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एक इमेज हमारे पास दी गई है जिसके मैट्रिक्स फॉर्मेशन कुछ ऐसे हैं। ठीक है, अब पहला क्या, इनिशियल रीजन यानी होल इमेज, पूरी इमेज को एक सिंगल रीजन के रूप में ट्रीट करते हैं। लेकिन क्योंकि टॉप 2 रोज और बॉटम 2 रोज के इंटेंसिटी वैल्यू काफ़ी डिफरेंट है तो स्प्लिटिंग की ज़रूरत होती है। अब हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे तो हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। अब हम लोग इसको मर्ज करेंगे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग के बाद क्वाड्रेंट्स 1 और 2 को मर्ज किया जाता है क्योंकि उनके इंटेंसिटी वैल्यू सिमिलर हैं। तो इस तरह से क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 को भी मर्ज किया जाता है क्योंकि उनकी इंटेंसिटी वैल्यू क्लोज है। तो फाइनल सेगमेंटेशन हमारे पास कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो जहाँ पर रीजन 1 टॉप हाफ को रिप्रेजेंट करता है यानी ओरिजिनल क्वाड्रेंट्स 1 और 2 को, और रीजन 2 बॉटम हाफ को यानी ओरिजिनली क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 को। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एडवांटेजेस है, आप ऐसे ही एकदम दिखाएंगे कि कैसे इमेज दिखता है। ठीक है, बाय मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन। तो कुछ एडवांटेज जैसे एक्यूरेट सेगमेंटेशन, तो स्प्लिटिंग और मर्जिंग दोनों टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं जो ज़्यादा प्रिसाइज सेगमेंटेशन रिजल्ट देता है। और फ्लेक्सिबिलिटी, ओवर सेगमेंटेशन यानी स्प्लिटिंग से और अंडर सेगमेंटेशन और मर्जिंग से को बैलेंस करता है जो सेगमेंटेशन प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, हमारे पास कुछ लिमिटेशन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा होल इमेज है और पहली बार इसको स्प्लिट किए 4 पार्ट में। ठीक है, और फिर इसके बाद जब दूसरी बार स्प्लिट किए तो एक पार्ट में 4 को हो गया। ठीक है, और फिर जब हम लोग मर्ज कर दिए तो हमारे पास पूरा इमेज मर्ज हो गया। तो हमारे पास एक छोटा सा डेमो था। अब हम आ गए मोर्फोलॉजिकल। ठीक है, मोर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, इरोजन और डायलेशन। तो मोर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग एक इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक है जो ऑब्जेक्ट्स की शेप और स्ट्रक्चर पर बेस्ड होती है। ये ऑपरेशन मेनली बाइनरी इमेजेस जहाँ पिक्सल या तो ऑब्जेक्ट का हिस्सा होते हैं या बैकग्राउंड का में यूज़फुल होते हैं। 2 बेसिक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है, इरोजन और डायलेशन। ठीक है, तो ये ऑपरेशन एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का यूज़ करके किया जाता है। पहला इरोजन, क्या होता है इरोजन? इरोजन एक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है जो ऑब्जेक्ट के बाउंड्री के पिक्सल को रिमूव करता है यानी ऑब्जेक्ट को छोटा बनाता है। इसमें फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट का बाउंड्री श्रिंक होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की शेप के हिसाब से। अब काम कैसे करता है, एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यानी जैसे एक स्मॉल स्क्वायर या क्रॉस को इमेज के हर पिक्सल पर प्लेस किया जाता है। अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के नीचे हर पिक्सल उसके शेप को मैच करता है तो सेंट्रल पिक्सल चेंज नहीं होता। अगर मैच नहीं करता तो उस पिक्सल को रिमूव करके बैकग्राउंड बना दिया जाता है। इसके कुछ इफेक्ट हैं, जैसे इरोजन से इमेज में ऑब्जेक्ट श्रिंक हो जाता है। ये यूज़फुल होता है स्मॉल नॉइज़ को रिमूव करने, कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को अलग करने या ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज को छोटा करने के लिए। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। तो एक बाइनरी इमेजेस कंसीडर करो जिसमें 1 फोरग्राउंड पिक्सल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और 0 बैकग्राउंड को। तो हमारे पास ओरिजिनल इमेज ऐसा है कुछ। ठीक है, और फिर अगर हम 3x3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इरोजन अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा होता है यानी इरोडेड इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर हर पर ऑब्जेक्ट बाउंड्री को पिक्सल रिमूव हो गए। ठीक है, अब आप डायलेशन की बात करें तो डायलेशन क्या होता है, तो इरोजन का अपोजिट होता है। ये इमेज के बाउंड्री को पिक्सल्स को ऐड करता है यानी ऑब्जेक्ट्स को बड़ा बना देता है।
स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के शेप के हिसाब से ऑब्जेक्ट एक्सपेंड हो जाता है। अब काम कैसे करता है, तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को इमेज के हर पिक्सल पर प्लेस किया जाता है। अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के नीचे एक भी पिक्सल फोरग्राउंड हो तो सेंट्रल पिक्सल के फोरग्राउंड बना दिए जाते हैं, यानी एक्सपेंडेड किए जाते हैं। अब इसके इफेक्ट क्या है, डायलेशन से ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ जाता है, छोटी होल्स फिल हो जाती हैं और आसपास के कनेक्टेड, तो हमारे पास जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर उल्टा हो रहा है, तो ओरिजिनल इमेज हमारे पास ऐसा था, डायरेक्टेड क्या, बाउंड्री हमारे पास भर गई। इसके एप्लीकेशंस क्या है, नॉइस रिमूवल, ऑब्जेक्ट सेपरेशन, होल फिलिंग और एज डिटेक्शन। अब हम कंबाइंड मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है कि इरोजन और डायलेशन को अक्सर कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स इमेज प्रोसेसिंग टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। पहला क्या, ओपनिंग, इरोजन के बाद डायलेशन, ये ऑपरेशन स्मॉल ऑब्जेक्ट या नॉइज़ को रिमूव करता है लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट का शेप और साइज प्रिजर्व करता है। और फिर बात करें क्लोजिंग, डायलेशन के बाद इरोजन, यह ऑपरेशन स्मॉल होल्स को फिल करता है और क्लोज ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। और फिर बात करेंगे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एक स्मॉल मैट्रिक्स होता है जो इमेज को प्रोब करने और मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। इसका शेप और साइज डिफाइन करता है कि इरोजन और डायलेशन का इमेज को कैसे अफेक्ट करेंगे। कुछ कॉमन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हैं जैसे स्क्वायर, एक 3x3 और लार्ज स्क्वायर, और फिर इसके बाद क्रॉस, एक क्रॉस शेप एलिमेंट, ठीक है, एक क्रॉस शेप एलिमेंट जो दिखाता है कि इरोजन के लिए यूज़ होता है या नहीं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे डायलेशन और इरोजन में क्या डिफरेंस है, तो हमारे पास ये दोनों में से डायलेशन और इरोजन क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं डायलेशन में बाउंड्रीज का हटा दिया जाता है, तो अगर प्रोसेस देखें तो यहाँ पर ये डायलेशन हो जाएगा और ये इरोजन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेगमेंटेशन बाय मॉर्फोलॉजिकल वाटरशेड्स। आ गए हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। एक रीजन बेस्ड मेथड है जो ग्रे स्केल इमेज को एक टोपोग्राफिक सरफेस की तरह ट्रीट करता है, जिसमें पिक्सल के इंटेंसिटी वैल्यूज़ हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। हाई इंटेंसिटी पिक्सल्स को रीजेस यानी पीक्स के रूप में दिखाया जाता है और लो इंटेंसिटी पिक्सल्स को यानी वैल्यूज़ बेसिन्स के रूप में। इस एल्गोरिदम का गोल बेसिन्स यानी अलग अलग रीजन्स को आइडेंटिफाई करना और डिलिनिएट करना होता है, ठीक है। तो वाटरशेड सेगमेंटेशन एल्गोरिदम कैसे काम करता है, वो वाटरशेड एल्गोरिदम, तो वाटरशेड एल्गोरिदम फ्लडिंग प्रोसेस से इंस्पायर्ड है। इसके कुछ की स्टेप्स हैं जैसे टोपोग्राफिक इंटरप्रिटेशन, इमेज को 3D लैंडस्केप की तरह ट्रीट करो जिसमें पिक्सल इंटेंसिटी से हाइट डिफाइन होती है, हाई इंटेंसिटी रीजन पिक्स बनते हैं और लो इंटेंसिटी रीजन वैल्यूज़। फिर ठीक है, फिर फ्लडिंग प्रोसेस, इमेज को लोएस्ट इंटेंसिटी पॉइंट्स बेसिन से फ्लड किए जाते हैं, जैसे जैसे वाटर राइज करता है बेसिन्स फिल होने लगते हैं। और फिर क्या, डैम कंस्ट्रक्शन, ठीक है, डैम कंस्ट्रक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब दो बेसिन्स मिलते हैं एकदम यानी एक डैम ब्रिज यानी बनाया जाता है ताकि वो मर्ज ना हो। ये डैम सेगमेंटेशन बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर क्या, आउटपुट सेगमेंटेशन, फाइनल रिजल्ट यानी रीजन्स यानी वाटर शेड्स का सेट होता है जो अलग रीजन्स को डिवाइड करता है। तो मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर आई ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एक ग्रे स्केल इमेज है जिसमें एक्स वाई क्या है, एक्स वाई जो होता है पिक्सल कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करता है, तो वाटर शेड सेगमेंटेशन फंक्शन रीजन R1 R2 और Rn को डिफाइन करता है। यहाँ आर आई ऑफ देख रहे होंगे तो यहाँ पर हम लोग को बिलोंग्स टू बेसिन 1, इन रीजन्स के बीच बाउंड्री वाटर शेड लाइन्स बनाती है। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अगर हम एक इमेज को देखें जिसमें ऑब्जेक्ट ओवरलैप या टच कर रहे हों जैसे कॉइन्स या सेल्स, तो ये एल्गोरिदम ट्रेडिशनल टेक्निक से अलग से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि आप प्री प्रोसेसिंग पहला है, तो नॉइस रिमूव करने के लिए कुछ प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई करो जैसे ग्रेडियंट कॉम्पिटिशन। और फिर क्या, मार्किंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, नॉन ऑब्जेक्ट्स के लिए फोरग्राउंड और बैकग्राउंड रीजन्स मार्क करो। और फिर क्या, वाटर शेड अप्लाई करो, वाटर शेड एल्गोरिदम वैलीज को फ्लड करेगा और बाउंड्रीज जहाँ वाटर मिलते हैं वो सेगमेंटेशन लाइंस बनाएंगे। तो इसका एडवांटेजेस आप देख ही रहे हैं, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये ऑब्जेक्ट के इंटेंसिटी ग्रेडियंट या बेसिस पर एक्यूरेटली सेपरेट करता है। और डिसएडवांटेज क्या, कि ये नॉइज़ के लिए सेंसिटिव होता है और बिना प्रोसेसिंग के ओवर सेगमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। देखिए, तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए हैं वाटरशेड एल्गोरिदम के। और फिर हमारे पास कुछ वेरिएंट्स की बात करेंगे, तो हमारे पास वेरिएंट्स हमारे पास ये मार्कर कंट्रोल्डर वाटरशेड, ठीक है। तो इस अप्रोच में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड मार्कर एक्सप्लिसिटली डिफाइन किए जाते हैं सेगमेंटेशन प्रोसेस को गाइड करने और ओवर सेगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए। और फिर क्या, ग्रेडियंट बेस्ड वाटरशेड, ठीक है।
तो इसमें इमेज को ग्रेडियंट कैलकुलेट किया जाता है और एल्गोरिदम को ग्रेडियंट पर अप्लाई किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज शार्प हो सके। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्लॉक डायग्राम, ये आप ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, एक कॉपी इन्फॉर्मेटिव दिखाने के लिए वाटरशेड एल्गोरिदम जब पूछा जाए। ये एक नॉर्मल इमेज है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे मेडिकल में यूज़ होता है तो वाटरशेड एल्गोरिदम इसी में यूज़ होता है। ठीक है, अब ये वाटरशेड एल्गोरिदम फिर से है। ठीक है, सो आज के इस टॉपिक में हम लोग हर एक चीज़ अच्छे से एकदम कवर किए हैं, एकदम टू द सिलेबस और टू द टॉपिक बात किए हैं, और हर एक चीज़ रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके भी बात किए हैं। सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी यूनिट 5 के वन शॉट वीडियो में। सो टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द आई टेक वर्ल्ड। थैंक यू।